नमस्कार दोस्तों। डे बाय डे हमारा रुपीज डिप्रिसिएट कर रहा है। उसका क्या रीज़न है? अभी तो 86 रुपीज़ में है, लेकिन ये 100 रुपीज़ जाने के कगार पे है। अगर 100 रुपीज़ जाता है तो हमारे देश में और सारे एफआई सेलिंग करना चालू कर देंगे। पिछले 10-15 ट्रेडिंग सिस्टम में देखेंगे तो ऑलरेडी एफआई का सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है और इसका रीज़न है अपना रुपीज़ का डिप्रिसिएट होना और डॉलर एप्रिसिएट होना। रुपीज और का डेप्रिसिएट होना और डॉलर का एप्रिसिएट होना ये मार्केट के लिए काफ़ी खराब माना जाता है और किसी भी इकोनॉमी के लिए भी खराब है। अगर उसका करेंसी डेप्रिसिएट कर रहा है डे बाय डे तो उसका इकोनॉमी खराब अवस्था में जा रहा है। इसका क्लियरली ये साइन है। अगर आप देखेंगे बैंकों के पास डिपॉजिट रेट काफ़ी कम हो गया है, लोन का रेट काफ़ी बढ़ गया है। लोन 200 लाख करोड़ लोन बांट दिया है इंडियन बैंकों ने और अगर डिपॉजिट की बात करें तो उसके पास मात्र 180 लाख करोड़ रुपए ही हैं। यानी 20 लाख करोड़ का डेप्रिसिएशन में बैंक ऑलरेडी चल रहा है, जबकि डिपॉजिट और लोन का रेशियो होना चाहिए उससे ज़्यादा, यानी डिपॉजिट का रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, लोन का रेट कम होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में हो रहा है उल्टा। हमारे देश में लोन ज़्यादा बांट रहे हैं लोग, यानी बैंक, और डिपॉजिट कम हो रहा है। इससे बैंकों की एसेट क्वालिटी पे असर पड़ रहा है, एनपीए बढ़ रहे हैं और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं कितने तो बंद होने के कगार पे हैं। तो ये बता रही है कि ये देश की इकोनॉमी काफ़ी ख़राब है। लेकिन हम वीडियो का स्टार्टिंग किए थे कि रुपीज़ कैसे डेप्रिसिएट हो रहा है और इसका कहानी क्या है। तो आते हैं पहले, जब हमारे देश में हिंदुओं राजाओं का राज रहा करता था और चंद्रगुप्त का राज रहा करता था। चंद्रगुप्त काल में हमारे देश में काफ़ी हेवी मात्रा में सोने आते थे। इसका रीज़न था कि हम लोग बहुत ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करते थे। साड़ी हुआ, बहुमूल्य रत्न हुआ, जैसे हीरे हुए, जेवरात हुए, और बहुत सारे कृषि के सामान भी हम एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन अभी हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करता था। कहने को अभी आईटी कंपनी कुछ हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनके सर्विसेज को, कुछ कृषि के हैं सामान जिससे हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त काल में काफ़ी अच्छा समय था और हमारे देश में काफ़ी हेवी मात्रा में सोने आया करते थे, क्योंकि उस समय सोने से ही जो करेंसी ट्रांजैक्शन उस समय नहीं था, तो सोने और चांदी से ही ट्रांजैक्शन होते थे। और यही रीज़न था कि हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का चील कहा जाता था उस समय। लेकिन जैसे जैसे मुग़ल लोग आए, मुग़ल काल में भी सब कुछ ठीक ही था। मुग़ल उतना नहीं लूटे जितना अंग्रेज़ों ने लूटा। अंग्रेज़ों ने जी भर के लूटा। अंग्रेज़ों ने यहाँ तक किया कि सारे सोने को इंडिया से ले गए और वहाँ पे अपना रिजर्व करने लगे, और यहाँ तक भी उसका मन नहीं भरा तो उन्होंने क्या किया, जो सोने का करेंसी एक्सचेंज हुआ करता था तो इंडिया के करेंसी एक्सचेंज को उन्होंने चांदी में कन्वर्ट कर दिया, यानी सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया। यानी काफ़ी कम मात्रा उसको देने लगा, काफ़ी कम वैल्यूएशन इंडियन करेंसी को दिया जाने लगा। इससे हुआ क्या कि जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम होते थे वहाँ पे जो रुपीज़ का डेप्रिसिएशन उस समय से देखने को मिलने लगा। 1947 तक जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भी अगर डॉलर की बात करें और रुपीस की बात करें लगभग बराबर था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रुपीस का डेप्रिसिएशन होता चला गया और हमारा देश गरीब होता चला गया। इसका रीज़न रहा, हमारे देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद लड़ाई बहुत सारे लड़े। जैसे 1975 में इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ, 1965 में इंडिया चाइना का वार हुआ, फिर आपका जाके बहुत सारे क्राइसिस भी, इंडियन क्राइसिस जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, वो सारे क्राइसिस भी देश ने झेला। जैसे अगर बात करें 1975 में भूखमरी आया, 1982 में फिर क्राइसिस हुआ, 1992 में लगभग हमारा देश कंगाल हो चुका था। तो उस समय मनमोहन सिंह ने कुछ जान बचाया, कुछ उपाय लगा के। उसके बाद बात करें तो कोरोना काल आया और बीच में बहुत सारे हर्षद मेहता कांड भी हुआ। तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश पे बहुत सारा बुरा असर पड़ने लगा और रुपीज़ का डेप्रिसिएशन होता चला गया और हमारा देश जो है गरीब से गरीब बनता चला गया।
अभी हालात ऐसे हैं जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे कि लोन का रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है, लोन बुक काफ़ी बढ़ा हुआ है और डिपॉजिट बुक काफ़ी घटा हुआ है। तो हमारा देश में इसी कारण गरीबी बढ़ता चला गया और रुपीज़ का डिप्रिसिएशन होता चला गया। रीज़न आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमें बर्बाद किया और उसके बाद हमारे देश में एक से एक जो महामारी झेले या फिर युद्ध हुआ, बहुत सारे युद्ध हम लोगों ने लड़ा और इस रीजन से रुपीज़ का डिप्रिसिएशन बढ़ता चला गया। अब अभी हालत ऐसे हैं कि रुपीज़ 100 के आसपास जाने वाला है और हमारा देश में अभी बजट आने वाला है कुछ ही समय में, तो इसमें कुछ शायद मार्केट में बूम देखने को मिले, सेंटीमेंट बूम देखने को मिले। लेकिन सरकार को जल्द से जल्द रुपीज़ को एप्रिसिएट कराने की कोशिश करनी चाहिए। रुपीज़ को एप्रिसिएट कराने के लिए उसे क्या करना होगा, जिस तरह से चाइना ने किया। चाइना क्या किया, चाइना ने डॉलर के पेमेंट को नकार दिया। रूस ने भी वही किया, डॉलर के पेमेंट को नकार दिया। उन्होंने कहा कि जो भी पेमेंट आपको करना है चीन ने कहा कि हमारी युआन करेंसी, चीन का करेंसी युआन है, आप करेंसी में करिए, युआन करेंसी में करिए पेमेंट। रसिया ने भी वैसा ही किया, बोला हमारे देश में जो भी आपको करेंसी पेमेंट करना है, हमारे देश का वहाँ का करेंसी के हिसाब से पेमेंट आपको करना होगा। इंडिया को भी उसी तरह से उसी दिशा में कदम उठाना चाहिए। डॉलर का पेमेंट जहाँ चाइना जिस तरह से किया, जिस तरह से रसिया ने किया और अभी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्री में वो लोग कहलाते हैं, तो इसी तरह से इंडिया को भी अपना करेंसी में पेमेंट करना है चाहिए, अपना करेंसी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि डॉलर पे डिपेंडेंट बढ़ा जा सके। और डॉलर का डिपेंडेंट तभी बढ़ेगा जब उसका डिमांड को कम किया जाएगा। डिमांड कम करने में सबसे बड़ा हाथ इंडिया का ही रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टर कोई है तो वो है इंडिया, यानी तेल हेवी मात्रा में खर्चा करती है। तो कैसा लगा जानकारी, ये लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।